Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today, it's from October-November 2020. It is P4, which is theory ka paper, and its variant is 42. So let's start. Question number 1. A skydiver jumps out of a hot air balloon, which is 4,000 meters above the ground. At times 30 seconds, she opens her parachute. Figure 1.1 is a speed time graph of her fall. अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड टाइम को, ठीक है, तो इसका ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेडियंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाता है y अपॉन x एक्सिस. बेसिकली हमारे पास होगा स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट बन रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, अब label with the letter x at the point on the graph where the skydiver opens her parachute. अब हमें बताया गया at times 30 seconds she opens her parachute, और हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर पैराशूट खुला का है. इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हम अपना मोशन चेक करते हैं कि हुआ क्या है. फ्रॉम टाइम 0 till यहाँ पर शी इज़ एक्चुअली एक्सेलरेटिंग दिस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है. अब क्योंकि कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है. फिर यहाँ पर आकर टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो रही है, क्योंकि अपवर्ड्स एयर रेजिस्टेंस एंड डाउनवर्ड्स जो हमारी एक्सेलरेशन या स्पीड है या ग्रेविटी की वजह से फॉल रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है. और फिर यहाँ पर जैसे ही पैराशूट खोला स्पीड में बहुत ही ड्रॉप आया, बहुत ही मैग्निफिसेंट ड्रॉप आया स्पीड में. अच्छा, हमने एक्स लेबल कर लिया. लेबल द लेटर्स वाई एंड जेड of the two parts of the graph with the skydiver falls at terminal velocity. Terminal velocity का आपको पता है मतलब होता है कि velocity constant है, तो ये तो हमें पता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था terminal velocity कहाँ पर रीच की गई है. तो कौन से लेटर्स हैं? y and z. So put y and z, ठीक है. ये terminal velocity का पूरा यहाँ terminal velocity है, ठीक है. Describe in terms of the forces acting on the skydiver, her motion between leaving the balloon and opening her parachute. Between leaving the balloon and opening her parachute मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो पहले तो हम बात करेंगे इस फर्स्ट पार्ट की, ठीक है. सो हम लिखेंगे कि force due to gravity acts downwards, ठीक है, till कहाँ तक है 10 seconds, till 10 seconds resultant force is downwards, therefore she accelerates downwards till 10 seconds. 10 सेकेंड तक वो नीचे एक्सेलरेट करी दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि 10 सेकेंड तक उसकी रिजल्टेंट फोर्स नीचे है. न्यूटन्स थर्ड लॉ जिस डायरेक्शन न्यूटन्स सेकंड लॉ जिस डायरेक्शन में भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो 10 सेकेंड तक वो नीचे एक्सेलरेट करी. उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है एक्सेलरेशन,
ठीक है, डाउनवर्ड्स decreases as air resistance upwards, air resistance upwards होगा ना, क्योंकि नीचे गिरी तो resistance ऊपर आ रहा होगा, due to increases। मतलब क्या है कि जब आप नीचे जा रहे हैं, आप एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि कॉन्स्टेंटली स्पीड नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ इंक्रीज होगी तो अपवर्ड्स की तरफ कॉन्स्टेंटली एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। नीचे जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग स्पीड, और इंक्रीजिंग स्पीड की वजह से नीचे क्या होगा, अपवर्ड्स इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर एट टाइम क्या है, अराउंड 10 है ना, अराउंड 10 सेकेंड्स, तो हम लिखते हैं एट अराउंड 10 सेकेंड्स, हम लिखेंगे कि terminal velocity is reached, ठीक है। at around 10 seconds terminal velocity is reached when, नीचे लिख देती हूँ, when downwards force is equals to upwards force, ठीक है। Calculate the average speed of the skydiver in her first 4 seconds of her fall. Average speed 4 seconds में वैल्यूज देखते हैं, हमारे पास स्पीड हमारे पास है 40 and 0 and टाइम ऑब्वियसली 4 सेकेंड। तो हमारे पास 2 तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम हम निकाल सकते हैं। पहले किस तरीके से होगा, हमारे पास एवरेज स्पीड हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरेज स्पीड, ठीक है, इज इक्वल्स टू v प्लस यू, जो हमारे पास चेंज, मतलब बेसिकली हमारी स्पीड को हम ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करें, चेंज इन स्पीड नहीं था, सॉरी, समझे, मेरी इनिशियल स्पीड है 20 और फाइनल स्पीड है 40, उनको दोनों को ऐड करके 30 से डिवाइड करें तो 30 हम 2 से डिवाइड करें तो 30 हमारी एवरेज स्पीड होगी। अब अभी हमें पता है कि हमारी फाइनल स्पीड है 40 और इनिशियल स्पीड है 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एक और तरीका है, अगर हम करें डिस्टेंस, एक और है एवरेज स्पीड, अब हम करें टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ एरिया आ रहा है ना अंदर पूरा ट्रायंगल का, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस, बिकॉज हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा एरिया है। तो हमारे पास है हाफ, ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू टाइम कितना है 4 है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितनी है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है हमारे पास 40, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा यही आ रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। अब मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोमेंट हमारा यूजुअली निकलती है, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the pivot, ठीक है, pivot से perpendicular distance। Figure 2.1 shows a uniform rod of wood suspended from a pivot. The rod is held stationary by a horizontal force acting as shown. The mass of the rod is 0.08 kg. Calculate the weight of the rod.
अगर मास हमारे पास 0.08 kg है तो वेट होगा हमारे पास, वेट हमें पता है इक्वल्स टू मास इंटू जी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। तो हमारे पास है 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10, वेट होगा हमारे पास 0.8 न्यूटन। द मोमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट द पिवट, अब डब्ल्यू की मोमेंट निकालनी है। डब्ल्यू ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है, हमें पता है ये 0.8 न्यूटन है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पिवट, पिवट ये रहा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास 0.2 मीटर्स, 0.25 मीटर्स। तो हमारे पास मोमेंट निकलेगी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। तो यहाँ मोमेंट निकल रही है 0.2, ये ग्रीन में कैसे हो गया 0.2 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, क्या हमारी मोमेंट आ गई। द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पिवट, ये एफ ये रहा, और पिवट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.75 मीटर, ये रहा पिवट। ठीक है, एफ ऊपर की राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ये इसकी डिस्टेंस है। तो लेकिन हमारे पास फोर्स की एफ की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता है कि पिवट में क्योंकि जो एक तरफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल अबाउट अ पिवट। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, तो दोनों का आंसर बेसिकली सेम ही होगा। ठीक है, तो 0.2 न्यूटन मीटर्स। अब हमें पता है कि एफ का 0.2 न्यूटन मीटर्स मोमेंट है, तो 0.2 इज इक्वल्स टू एफ इंटू 0.75। ठीक है, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस है, तो 0.2 को हम डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.27 न्यूटन्स। हम ऊपर लिख देते हैं 0.27 न्यूटन। ठीक है, the angle between the rod and the vertical is increased. State whether F needed to hold the rod stationary must be increased, decreased or stay the same. मतलब कि जो एंगल हमारे पास यहाँ है ये, इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब रॉड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या होगा 0.25 मीटर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 0.25 इंक्रीज़ हो जाएगा, 0.75 डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और F की वैल्यू क्या होगी हमें मालूम करना है कि F में क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम अपना रीजनिंग लिखते हैं कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पिवट ऑफ F डिक्रीजेस, ये लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर distance from the pivot of F। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास 0.75 मीटर्स था ना, ठीक है, that decreases but the moment remains the same। तो अगर हमारे पास है 0.2, हमारे पास जो मोमेंट था इक्वल्स टू फोर्स इनटू समथिंग दैट इज लेस दैन 0.75, तो अगर ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या होगी इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये कांस्टेंट प्रोड्यूस करना है। अगर 0.75 डिक्रीज हो रहा है तो एफ इंक्रीज होगा ताकि हमारे पास एंड में 0.2 ही प्रोड्यूस हो। देयरफॉर increased F is needed for upward moment। ठीक है, ये हमारे पास 2 भी कंप्लीट हो गया। The kinetic energy of air passing through a wind turbine every minute is 720,000 joules. The electrical output of the turbine is 9 amperes at a potential difference of 240 volts. Calculate the efficiency of the wind turbine. ठीक है, अब हमें बताया क्या जा रहा है कि पहले तो हमारे पास जो एक ऑब्वियसली हमारे पास एक विंड टर्बाइन है, ठीक है,
उसमें जो एयर उसको हिट कर रही है एवरी मिनट, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 720,000 जूल्स। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, क्योंकि हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इनपुट ऑफ समथिंग अपॉन आउटपुट ऑफ समथिंग, सॉरी आउटपुट ऑफ समथिंग अपॉन आउटपुट ऑफ समथिंग, यूजुअली पावर या इलेक्ट्रिसिटी या जो भी, अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट बताया हुआ है विंड के थ्रू, विंड में इतनी एनर्जी हमारे पास इनपुट है। अब ये आउटपुट बताया हुआ है हमारे पास, हमें करंट दिया हुआ है और वोल्टेज। अब करंट और वोल्टेज से हम क्या निकाल सकते हैं, आई वी से हम निकाल सकते हैं पावर, बिकॉज पी इज इक्वल्स टू आई वी। तो पहले तो हम आउटपुट पावर निकालते हैं, ठीक है। या तो फिर हम पी इज इक्वल्स टू, या तो फिर हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम विच इज़ इक्वल्स टू आई वी इंटू टी, हाँ कि नहीं। तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें इनपुट में भी एनर्जी ही दी हुई है। तो एनर्जी हमारे पास क्या कहते हैं, हम बोलेंगे करंट 9 मल्टीप्लाई पे वोल्टेज होगा 240, और टाइम हमारे पास कितना होगा 60, बिकॉज ऊपर हमें बताया हुआ है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ऊपर हमें 1 मिनट का बताया हुआ है कि 1 मिनट में कितनी हमारे पास एनर्जी इनपुट है। तो हमारे पास आ रहा है 96, ये हमारा है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हमारे पास विच इज़ क्या कहते हैं, सॉरी 129,600, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम करेंगे 129,600 अपॉन, हमारे पास इनपुट कितना था 720,000 इंटू 100, आंसर हमारे पास आ रहा है एफिशिएंसी 18%। आप चाहें तो आप पावर का भी कर सकते हैं, कि ऊपर जो हमें इनपुट दिया हुआ है ना, पावर को निकालने के लिए पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम कर दें 72,000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। और ये हमारा ऑब्वियसली ये हमारा इनपुट हुआ, और आउटपुट हम कर दें पावर में 9 इंटू 240। तो यहाँ पर भी आपको 18% ही मिलेगा एफिशिएंसी, ठीक है। So next, number 4. Figure 4.1 shows a thermometer. अभी हमें पता है कि ये किस तरीके का thermometer है. This is a thermocouple. People pronounce it in different ways. This is how I say it. Doesn't make a difference. Thermocouple. ठीक है. यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं. हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के वायर मटेरियल्स होते हैं. एक में वोल्टेज कनेक्टेड होता है. 2 एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास. वन इज़ ऑफ melting ice and one is at boiling ice. Figure 4.2 shows the same thermometer used to measure the temperature of liquid X. अब यहाँ पर हमारे पास liquid X डाला हुआ है, and then we have water at 20 degrees at the next end. With the setup in figure 4.2, the voltmeter's reading is 1.7 millivolts. Calculate the temperature of the liquid X measured by the thermometer. ठीक है. अब हमें वोल्टमीटर की रीडिंग मिल रही है, हमें मिल रही है 1.7 मिलीवॉल्ट्स. जब ऊपर हमारे पास, ठीक है, एक तरफ 0 डिग्रीज था और एक तरफ 100 डिग्रीज था, तो हमारे पास वोल्टमीटर की रीडिंग थी 5.4. हम यहाँ लिख लेते हैं. एक तरफ हमारे पास 0 है, एक तरफ 100 है. वोल्टमीटर की रीडिंग थी 5.4. ठीक है. एक तरफ हमारे पास यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है x, तो वोल्टमीटर की रीडिंग है 1.7. तो अब इसका पहले हम टेम्परेचर डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे. पहले हम हमारा जो 1.7 है, 1.7 इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 5.4 और बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, यू आर गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. हमेशा हमारे पास जो 0, 100 या और कोई स्केल दिया होता है हम उससे कंपेयर करते हैं. यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 31. तो टेम्परेचर हम किस तरीके से निकालेंगे. हम 31 को ऐड करेंगे जो हमारे पास दूसरा वाला टेम्परेचर है यहाँ पर 20 + 20. तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 51 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर होगा 51 डिग्री सेल्सियस.
Suggest an application for which this type of thermometer is more suitable than a liquid in glass thermometer. Obviously जब हमारे पास बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर्स होते हैं वो हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर मेजर नहीं कर पाता सही तरीके से, ठीक है. तो एनी हम लिख देते हैं, यहाँ पर any, okay, it's just not working, that's fine. Any application, ठीक है, involving higher या तो फिर lower temperatures, ठीक है. या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ होता है जिसमें टेम्परेचर्स हमारे रैपिडली चेंज कर रहे होते हैं, वो वोल्ट मीटर ये मेजर कर लेता है, लेकिन जो हमारे पास इन लिक्विड लिक्विड इन ग्लास वाला होता है वो नहीं मेजर करता. या तो हम लिख देते हैं और रैपिडली changing temperatures, ठीक है. Okay, question number 5. Define specific latent heat. अब हमें पता है कि latent heat का मतलब होता है वो जो हम एक बेसिकली स्टेट चेंज करवाते हैं, ठीक है. और फॉर एग्जांपल हमने एक क्यूब है ऑफ आइस, हमने उसको वाटर में कन्वर्ट किया, उसमें जितनी एनर्जी ली दैट्स लेटेंट एनर्जी. हाउएवर स्पेसिफिक लेटेंट एनर्जी इज एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास, मतलब 1 kg. तो हम लिखते हैं थर्मो एनर्जी to change the state of a unit mass of a substance. ब्रैकेट में हम 1 kg लिख भी देते हैं. Explain the melting of a solid in terms of molecules and energy. Molecules and energy की बात की जाए तो melting of a solid. तो पहले तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, हम पहले बात कर देते हैं molecules के बारे में, ठीक है. हम कहते हैं कि energy is required so the molecules gain it and overcome intermolecular bonds with a intermolecular attraction. ठीक है. An electrical heater is used to heat a liquid to its boiling point. Figure 5.1 shows the apparatus. When the liquid is boiling, the water supplies 1.2 megajoules of thermal energy. The mass reading shown on the balance decreases from 3,800 to 2,300 grams. तो ये इतना हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कितना गैस में कन्वर्ट हुआ, which is 3,800 minus 2,300, हमारे पास मिल रहा है 1,500. हमारे पास गैस में चेंज हुआ वाटर, 1,500 grams changed from water to gas, ठीक है. तो calculate the specific latent heat of vaporization of the liquid. तो हमारे पास एनर्जी, ठीक है, हमें पता है कि कितनी है. तो एनर्जी हमारे पास है, लेटेंट हीट की वैल्यू, लेटेंट हीट होता है हमारे पास एनर्जी अपॉन मास, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास है 1.26 into 10⁶ joules. मास हमारे पास कितना होगा? If anybody says 1,500, you're wrong because that's grams. हमें kg में बताना है, तो हम बोलेंगे 1.5. तो लेटेंट एनर्जी हमारे पास बन रही है 8.4 into 10⁵ joules per kg, ठीक है. State and explain a precaution to improve the accuracy
of the value of the specific latent heat. हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू हो एनर्जी की वो ऑब्वियसली मास तो हमें पता है कि किस तरीके से एक्यूरेट है बिकॉज हमने ऊपर एक वेट बैलेंस रखा हुआ है. देखें, in order to make sure that this is accurate, this has to be accurate and this. We know कि mass is accurate because हमने ऊपर एक weight balance यूज़ किया हुआ है. अब हम energy, हमें कैसे पता है कि ये exact energy यूज़ हो रही है? हम ये करेंगे कि हम कंटेनर को इंसुलेट करेंगे ताकि हीट लॉसेस ना हो, ना हीट गेन हो बाहर से. तो हमें पता है कि एग्जैक्ट इतनी ही एनर्जी विच इज़ 1.26 into 10 to the power 6 जूल्स यूज़ हो रही है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो हम लिखेंगे इंसुलेट द कंटेनर to prevent heat loss या heat gain. So we know the value of energy used is accurate. ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया. Number 6. Figure 6.1 shows a transverse wave produced in a string. Draw label lines to show the amplitude of the wave. तो पहले हम amplitude दिखाएंगे. ठीक है, पहले हम जो ना बीच की origin बना देते हैं. Let's just do that ताकि हमारा काम आसान हो जाए. This is amplitude. Just label it. And wavelength. ठीक है, ये तो हम यहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ है, ये हम लिख देते 1. ठीक है, and the wavelength of the wave, it's this, so that's 2. ठीक है, या तो फिर आप एक और तरीके से wavelength कर सकते हैं. It would be from here to here, that's also 2. या तो फिर यहाँ से यहाँ तक, that's also 2. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, that's also 2. I was just giving you guys other options. ठीक है, label a trough with the letter T. trough हमें पता है कहाँ होता है, नीचे होता है trough, तो हम लिख देंगे यहाँ पर trough with the letter T. Okay, B. A person vibrates one end of the string vertically to produce a wave. He makes 15 complete oscillations in 60 seconds. 15 oscillations in 60 seconds. मतलब कि अच्छा बाद में बताऊंगी. Show that the speed of the wave is 2 centimeters per second. अब speed निकालने के लिए v is equals to f lambda. ठीक है, अब हमारे पास ना lambda दिया हुआ है ना हमारे पास f दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन हमें क्या बताया हुआ है, हमें ये बताया हुआ है यहाँ पर ऊपर. ठीक है, कि 15 कंप्लीट ऑसिलेशंस हुई हैं 60 सेकंड्स में. मतलब 60 सेकंड्स में हमारे पास 15 वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं. समझ आ रहा है आपको? तो हम किस तरीके से बताएंगे कि 15 है, फ्रीक्वेंसी करेंगे. बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें. ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 15/60. तो उसका आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 0.2. Let me just recheck it. 15/60 हमारे पास आ रहा है आंसर 0.25. हाँ सॉरी, 0.25 हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी है 0.25 हर्ट्स. ठीक है, तो हमारे पास और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. लैम्डा किस तरीके से पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर लिखा हुआ है फुल साइज. इसका क्या मतलब है? मतलब है कि हमें यहीं से निकालना है कि हमारा लैम्डा कितना है. तो आप अपना रूलर यहाँ जहाँ पर भी मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ प्लेस करेंगे. तो यहाँ पर आपका निकल रहा है, कितना निकल रहा है, हमारे पास निकल रहे हैं 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 8 सेंटीमीटर्स. तो 8
सेंटीमीटर्स हमारे पास बन रहा है 0.08 मीटर्स। ठीक है, तो v होगा हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। तो यहाँ वेलोसिटी बन रही है 0.02 मीटर्स पर सेकेंड। State the difference between the transverse wave and longitudinal waves. Use your ideas about the directions of oscillations. Transverse wave हमें पता है कि direction of oscillation is perpendicular to the direction of the travel of the wave. इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, और दूसरी वाली हमारे पास है longitudinal wave. Transverse, longitudinal. इसमें this is the direction of oscillation of the particles of a wave and this is the direction of a wave. Longitudinal में this is the direction of the oscillation of the particles of the wave and this is the direction of the propagation of the wave. समझ आ रहा है? इसमें wave की direction and particles की oscillation की direction parallel है, और इसमें particles की oscillation और wave की propagation की direction क्या है? perpendicular है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, waves, particles oscillate at right angles to the direction of propagation of the wave. और नीचे में वही चीज़ but parallel. Waves, particles oscillate perpendicularly to the direction of propagation of the wave. ठीक है, we're done with this question. Question number 7. Shows a ray of light passing through an optical fiber. ये हमें दिख रहा है कि पहले हमारे पास लाइट हिट कर रही है एक जगह पे, हमारे पास ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल बन रहा है, फिर रिफ्लेक्टिव एंगल बन के हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। क्यों? अगर बाहर हमें दिखते हुए कुछ जा रहा होता तो हमें पता है रिफ्रैक्शन हो रही है, बट अगर बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The optical fiber is made of glass and has a refractive index of 1.4. No light refracts from the fiber, no refraction is no other, at points P and Q. State the name of the process that occurs at P and Q. हमने अभी बात की थी total internal reflection. ठीक है, calculate the minimum value I for there to be no refraction at point P. तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला यहाँ पर है हमारे पास sin C is equals to 1 upon हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है। ठीक है, तो हम एंगल की इससे वैल्यू निकाल लेंगे। बस आएगा साइन को हम ऑब्वियसली -1 में करेंगे C निकालने के लिए, जो हमारा एंगल है 1.4। तो आंसर हमारे पास यहाँ आ रहा है 46 degrees. State and explain the use of optical fibers in medicine. Obviously ये आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सवाल है, बट हम बात करेंगे कि मैं लिख देती हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। ठीक है, पहले तो हम ये लिखेंगे कि हम फाइबर को पास करते हैं साइड्स पे जिनको एग्जामिन करना होता है। ठीक है, लाइट पास करती है वहाँ पर और ऑब्वियसली इमेज हमारे पास रिसीव होती है।
ठीक है, और उस इमेज से हम अब बेसिकली इमेजेस प्रोड्यूस हो रही हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। तो हम लिखेंगे fiber passing to site to be examined या treated, ठीक है, treated, ठीक है, light passes down to the site and image returned to sensor। और हम ये भी लिख देते हैं कि इमेज प्रोड्यूस, बस कोई इतना ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास ये है कि the ray of light shown in figure 7.1 is the monochromatic light from a laser, मतलब एक कलर की लाइट, ठीक है। State what is meant by monochromatic light. Use one of the following quantities in your answer: amplitude, brightness, frequency, refractive index या speed। okay, amplitude अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात करें, मतलब एक कलर का मतलब क्या होता है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, हम लिखते हैं क्या लिखना है मैं, हाँ, all lights have the same frequency, ठीक है, ये हमने लिख दिया। Number 8. State and explain why electrical sockets and plugs used in gardens need to be different than those used safely in a room inside the house. अब गार्डन में सॉकेट्स और प्लग होंगे, तो आपको पता है कि गार्डन है, इट्स ऑब्वियसली वेट और डैम्प ड्यू टू द ग्रास। अब पानी देते हो या जो भी, ठीक है, एंड वहाँ पर क्या होगा, पानी से कोई भी, और वहाँ पर करंट और पानी ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, तो पानी इलेक्ट्रिक्यूट कर देगा, बिकॉज वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम लिखते हैं, 1 सेकेंड, हम लिखेंगे कंडीशंस, मैं जस्ट जूम इन, हम लिखेंगे कंडीशंस आउटसाइड आर डैम्प या वेट, ठीक है, और water conducts electricity, therefore chance of electrocution, ठीक है। Say and explain why fuses and circuit breakers are installed in electrical circuits connected to main supply. Obviously फ्यूज़ेस का मतलब क्या होता है, फ्यूज़ ऐसा होता है कि पावर या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो, फ्यूज़ उड़ जाए और आगे करंट ना पास ऑन हो सके, तो आगे सारे इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस या मेन सप्लाई वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रोटेक्ट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट्स कंपोनेंट्स, या तो फिर आपके अप्लायंसेस, आपका सर्किट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सप्लाई से पहले अगर हमने फ्यूज़ रखा तो वो प्रिवेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है उसमें आग ना लग जाए या ओवर हीटिंग नहीं हो जाए, ठीक है। सो प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम
overheating, ठीक है, या shock from electrocution. fire भी लिखना भूल गई. ठीक है. Next question. Number 9. Okay. Figure 9.1 shows magnet bar and 4 plotting compasses A, B, C, D. ठीक है. And on figure 9.1, draw an arrow on each of the 3 plotting compasses A, B, C, and D to show the direction of the magnetic field. ठीक है. अब हमें पता है कि यहाँ से ये आउटवर्ड्स जा रहा है, तो यहाँ पर इनवर्ड्स होगा. आउटवर्ड्स ये यूं जाएगा और इनवर्ड्स जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ गोना बी द नॉर्थ, दिस इज़ गोना बी साउथ. तो यहाँ पर ये बनेगा. ठीक है. सी पे हमारे पास इस तरीके का एरो बनेगा और डी पे हमारे पास ऑब्वियसली इस तरफ भी ये यूं जा रहा होगा, तो इस तरीके का एरो बनेगा. लेबल द मैग्नेटिक पोल्स, हमने ये भी कर दिया है. डिस्क्राइब वन मेथड फॉर डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट बार. अब अगर हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट बार है, उसको हम डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसके हमें एक मेथड बताना है. आई वो ऑब्वियसली डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो एक तो हम डिफरेंट लिख देते हैं. हीट द मैग्नेट टिल इट्स रेड हॉट. ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि वो रेड हॉट हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, हीटेड टिल अ वेरी हाई टेम्परेचर. दो हम ये लिख सकते हैं. हैमर द मैग्नेट repeatedly. Hammer the magnet repeatedly in east to west direction. ठीक है. ये तो फिर एक और जो हमारे पास होता है सोलेनॉइड वाला. Place magnet in solenoid with an AC alternating current supply and slowly, ये क्या लिख दिया मैंने, slowly pull magnet out, या slowly हम क्या करेंगे, turn off the current. ठीक है, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं. Decrease current to 0. ठीक है. Figure 9.2 represents a current in a wire. The current is into the plane of paper. Draw the pattern of the magnetic field produced around the wire. Show clearly the direction of the magnetic field. अब आप क्या करेंगे, ये into the page, into the page cross होता है, out of page होता है, इस तरह. This is out of page. आप अपना right hand लें, उसको fold करें, curl your fingers and point your thumb towards this cross. अगर आप अपना thumb point करेंगे तो आपकी बाकी की fingers इस direction में होगी, इस तरह होंगी आपकी बाकी की, आपके nail यूँ आ रहे होंगे. This is very beautiful fingers that I've drawn here, but this is how your fingers will be. This is the direction of the magnetic field. ठीक है, तो उसके accordingly हम लोग draw करेंगे. पहले तो हमें पता है कि as we go away from the source of the magnetic field being produced, magnetic field reduce होती रहती है. तो यहाँ पर करीब है, यहाँ करीब होगा, पर इतना करीब नहीं, और जैसे हम दूर जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती रहेगी. ठीक है. दिस विल बी द डायरेक्शन. दिस इज क्लॉकवाइज. ठीक है. The direction of the current in the wire is reversed, but the magnitude of the current is unchanged. State the effect that the current has on the magnetic field being produced. अब obviously अगर हम इस तरह करें कि हम ऐसा बनाएं out of the page और अपनी fingers को fold करें, तो आपकी fingers इस तरह होंगी, ये आपका nail है. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी direction of current, direction of magnetic field change हो रही है, इस तरह हो रही है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है. तो उसमें बस यही चेंज आ रहा है एक. तो हम लिखेंगे कि द करंट
reverses, therefore magnetic field also reverses. ठीक है, here we go. Now question 10. Figure 10.1 shows an incomplete electrical circuit. A student completes the circuit and measures the current in the 6 ohm resistor. On figure 10.1, draw an ammeter symbol in one gap and straight lines to indicate wires in the other gaps to show how a student should do this. अब अगर हम इसका करंट मेजर कर रहे हैं तो वो इस लाइन पे कहीं होगा, पूरी इस लाइन पे, ठीक है. एमीटर प्लेस करेंगे हम, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए और बी के बीच का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर विल जस्ट ड्रॉ एन एमीटर. ओके, दिस इज एन एमीटर. नेक्स्ट, a wattmeter is connected to, दूसरी जगह पे हमें need to close them. That looks like a switch. Okay. A wattmeter is connected to measure the potential difference across the 4 ohm resistor. On figure 10.1, draw a wattmeter symbol connected to the correct position. यहाँ पर हमें 4 ohm वाले resistor पे wattmeter draw करना है. On figure 10.1, we've done that. With the circuit completed, the current in the 2 ohm resistor is 2.5 amps. यहाँ पर हमारे पास 2.5 amps लिख देते हैं, ठीक है. Calculate the current in the 6 ohm resistor. अब 6 ohm resistor में हम current ढूंढेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका बताया हुआ है कि ये 4 ohm है, इसका बताया हुआ है कि ये 2 ohm है, यहाँ पर 2.5 एम्पियर करंट है, यहाँ पर बस बताया हुआ है कि 6 ohm है. हम सिर्फ यहाँ पर एक थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग आवर फेमस फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR. तो यहाँ अगर हम 2 ohm वाले में V इज इक्वल्स टू IR लगाएं तो I हो जाएगा 2.5 और R हो जाएगा 2. तो आंसर यहाँ पर पाएगा 5 volts. अब क्योंकि ये वाला एंड ये वाला पैरेलल में तो दोनों का सेम वोल्टेज होगा, तो 4 ohm में भी हमारे पास आएगा 5 volt. यूजिंग दिस अब हम यहाँ पर करंट निकाल सकते हैं. I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. तो यहाँ पर हमारे पास होगा 5/4. तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1.25 एम्पियर. अब बिकॉज 4 ohm में 1.25 एम्पियर है और 2 ohm में 2.5 एम्पियर है, दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास बन रहा है 3.75 एम्पियर. दिस इज एम्पियर ऑफ 6 ohm वाला है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 3.8 लिख देंगे, 3.8 amperes. There's multiple ways to do this, but this is the way that I chose because I think it's the easiest. अगर किसी और को किसी और तरीके से exact आंसर मिल रहा है then you're not incorrect. Figure 10.2 shows the same electrical circuit with an alternating current supply and a wire in the gap AB. On figure 10.2, draw a diode symbol in one gap and a straight line to indicate a wire in the other gap so that there is current from left to right in the 4 ohm resistor and an alternating current in the 2 ohm resistor. मतलब हमें एक डायोड ड्रॉ करना है, ठीक है, और हमें एक नॉर्मल वायर ड्रॉ करना है CD एंड EF में, ठीक है. अब हमें EF में दिखाना है कि करंट जा रहा है from right to left, मतलब this is the direction of the current. तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हमारा डायोड. ये डायोड का फॉरवर्ड बायस्ड है कि इस तरफ से करंट जाएगा, सिर्फ यूं करंट जाएगा, यहाँ पर करंट नहीं होगा इस डायरेक्शन में. और अभी से दूसरे वाले में हम वायर ड्रॉ कर देंगे, so there's alternating current from here to here. Okay, and we're done with that question. Number 11. State 2 differences between nuclear fission and fusion. Okay, पहला हमारा डिफरेंस क्या है. पहले तो इन हमारे पास फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये एटम होता है जो स्प्लिट होता है इनटू 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है. तो न्यूक्लियस एटम स्प्लिट्स इनटू 2 nuclei
या एटम्स, ठीक है। एंड फ्यूजन में बस क्या होता है, न्यूक्लियस या सॉरी न्यूक्लियाई या atoms join to form one nucleus या atom, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस ये है कि हाँ, इन fission heavy, ठीक है, न्यूक्लियस या atom is involved and opposite in fusion, ठीक है। and in fusion light nuclei या atoms are involved, okay। Radioactive traces emitting gamma rays can be used in medicine. The half-life of the source of these gamma rays is 6 hours. Traces मतलब कि आपकी बॉडी में gamma rays के कोई obviously radioactive substances जो gamma rays रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में एंटर किए जाते हैं through your blood source or anywhere, ठीक है। Explain why the source of gamma rays should not have a half-life shorter or longer than 6 hours. ठीक है, longer, sorry, ये तो हम प्रॉपर लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। हम लिखेंगे sorry, longer than 6 hours leads to radioactive substances. Radioactive substances क्या हो रहे हैं ये in body for a long time and less than 6 hours might be an insufficient time for investigation. या हम ये बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि hours taken for tracer to spread around entire body. पूरी बॉडी में स्प्रेड होने के लिए ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को टाइम लगेगा। 6 आवर्स से कम अगर हमारे पास इसकी हाफ लाइफ हो तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोकेट कर सको कि कहाँ पर इशू है, ठीक है। Technetium-99 is a source of gamma rays, often used as a radioactive tracer. It is produced from molybdenum, ये कैसा नाम है, 99, which emits beta particles. I don't even know who named these elements. Anyways, the symbol for technetium is Tc, and the symbol for जो भी है ये is Mo. Complete the nuclide equation for this decay, ठीक है। तो ये जो Mo है हमारे पास Tc प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा में पता है कि हमें हमारे साथ -1 है और दिस इज़ 0। इसको यूज़ करके हम Tc की वैल्यूज़ निकालेंगे। इस तरफ हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 42, तो इस तरफ भी 42 ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ -1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 43 होंगे, ताकि 43 - 1 still gives us 42, एंड ऊपर ऑब्वियसली 99 ही होगा बिकॉज इस साइड पे 99 ही है, एंड वी नो दैट Tc is 99. Technetium-99 is a radioactive material. Radioactive nuclide. State another use of radioactive nuclei in medicine. हमें पता है कि gamma rays किस वजह से यूज़ होती हैं, हमारे पास यूज़ होती हैं to sterilize, obviously मेडिसिन की बात हो रही है, sterilize equipment, ये सबको पता है gamma rays इस वजह से यूज़ होती हैं। gamma rays कैंसर ट्रीटमेंट पे भी यूज़ होता है,
and also in radiotherapy, obviously for cancer. So this is it, our video for today. If anybody has any questions, please mention down in the comments below. Thank you so much for joining us, and I'll see you in the next video. Allah Hafiz.